हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 26। ये 26वां लेक्चर है। अभी एसीएफ रेंजर सीजीपीएससी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने बायोलॉजी के कोर्स लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। केमिस्ट्री का भी कोर्स अगले कुछ वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स भी चालू करने वाला हूं। तो आपको सभी वीडियो, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसमें मैं क्वेश्चन को भी इंक्लूड करता हूं। पर्टिकुलर एक टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना कर देता हूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सभी ऑथेंटिक सोर्स, मानक सोर्स से मैं कंटेंट तैयार करता हूं। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हम पढ़ेंगे आज हाइड्रोजन के बारे में। पर्टिकुलर मेटल और उससे संबंधित जो ग्रुप है, उसका जो वर्ग है, उसके बारे में भी मैं पढ़ाता हूं और उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। आज मैं हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा रहा हूं। इसके बाद वाली वीडियो में मैं नाइट्रोजन ही नहीं, नाइट्रोजन आपका पर्टिकुलर सिलेबस में दिया है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ साथ आपको नाइट्रोजन ग्रुप भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका ऑक्सीजन गैस दिया है तो ऑक्सीजन के साथ आपको ऑक्सीजन ग्रुप भी पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को स्पेशली मेंशन किया है, उन तीनों को तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके ग्रुप को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका हेलोजन का मैं एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, हेलोजन ग्रुप के। ठीक है, इसमें मैंने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में पूरा बताया हुआ है। अभी हम पढ़ने वाले हाइड्रोजन। इसमें मैं केवल हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगा। अपने आप में ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके 2 क्वेश्चन आपके एसीएफ रेंजर सीजीपीएससी में आए हुए, दोनों क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है और कहाँ से आया ये भी बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम को हम H से इंडिकेट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिखते हैं, अर्थात मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जो भी गैसेस होती है वो बाई एटॉमिक लिखाती हैं, सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं होता। 2 एटम मिलकर अर्थात एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक गैस लिखाया गया। जैसे फ्लोरीन को हम F2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को हम O2 लिखेंगे, वैसे ही नाइट्रोजन को हम N2 लिखेंगे। ये बाई एटॉमिक है। कितने एटम है? 2 एटम है। वैसे ही हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिखेंगे। हाइड्रोजन एटम को H लिखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब परमाणु क्रमांक 1 है। एटॉमिक मास अर्थात परमाणु जो भार होता है 1.008 होता है। ठीक है, जबकि इसका जब कन्फिगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो केवल निकलता है 1। ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसलिए इसकी वैलेंसी भी हो जाती है 1। इसका जो वैलेंसी है, इसकी संयोजकता जो है वो 1 रहेगी। ठीक है, चलिए आपको बताया हूं हाइड्रोजन का असामान्य व्यवहार अर्थात एनोमैलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। इसका तात्पर्य यह है कि हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल में 2 जगह रखा जा सकता है। बिकॉज ऑफ ये इसके जो ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। इसलिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि मोस्टली का पीरियोडिक टेबल है, उसमें इसका स्थान सुनिश्चित नहीं है, इसका स्थान फिक्स नहीं है। इसे हम फर्स्ट ग्रुप अर्थात फर्स्ट ए में भी रखते हैं और 17th ग्रुप अर्थात 17th ग्रुप को 7th ए कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वहां पर भी हाइड्रोजन रखा जाता है। किसके ऊपर? फ्लोरीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये -1 भी शो करता है चार्ज और +1 भी शो करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दान करके। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो +1 शो करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -1 शो करता है। ठीक है, चलिए अभी जो क्वेश्चन आया था आपके एसीएफ रेंजर में, वो उसके समस्थानिक से आया था, आइसोटोप से आया था। समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है? एक ही तत्व के वे परमाणु, मतलब एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं, मतलब सेम एटॉमिक नंबर हो, परमाणु संख्याएं समान हो किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, अर्थात डिफरेंट एटॉमिक मास हो या मास नंबर जिनका डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, वो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के, एक ही एलिमेंट के। अब इसके न्यूक्लियस में, मतलब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं, मास नंबर भिन्न भिन्न आते हैं। ठीक है, ये जो लाइन लिखा है ना न्यूट्रॉनों की संख्या, इसी लाइन को आपको एसीएफ रेंजर क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, है ना। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण ही उनका मास नंबर अर्थात द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको अब हम आगे देखते हैं। हाँ, जैसे कि आपको यहां पर दिखा रहा है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन कह देते हैं, जिसमें हमेशा जो
यहाँ जो नीचे लिखा रहता है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो ऊपर लिखा रहता है वो एटॉमिक मास कहलाता है, मास नंबर कहलाता है या एटॉमिक मास कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर अर्थात एटॉमिक मास भी 1 है, इसलिए ये प्रोटियम कहला रहा है और हाइड्रोजन कहला रहा है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, लेकिन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो इसमें 0 होगा। जब इसका हम न्यूक्लियस बनाएंगे तो उसमें प्रोटॉन प्लस, जिसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, और उसके एक कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर सर्कल में घूमते रहेगा। ठीक है, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और वो रोटेट होते रहता है। ठीक है, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के अराउंड द न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, तो इसका न्यूट्रॉन नंबर जो होता है 0 होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जब आपका ड्यूटेरियम हम देखेंगे तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 2 दिखा रहा है, प्रोटॉनों की संख्या 1, जितने प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पर 1 होगी। इस प्रकार जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z बोलते हैं। ठीक है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, को हम एटॉमिक क्या कह देते हैं, एटॉमिक मास कह देते हैं, मास नंबर या एटॉमिक मास कह देते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा। इस प्रकार एटॉमिक मास इसका 2 दिखा रहा है, प्रोटॉन 1 या न्यूट्रॉन 1 या इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में जैसा रखना चाहो रख सकते हो। 1 + 1 कितने हो गए, एटॉमिक मास इसका 2 हो गया और एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसलिए ड्यूटेरियम के लिए हम लिखे हैं H12 लिखे हैं, एटॉमिक नंबर 1 दिखाया गया है, एटॉमिक मास को 2 दिखाया गया है। ठीक है, इससे आपका हैवी वाटर बनता है। जैसे आप प्रोटियम से आप नॉर्मल वाटर बनाते हैं, H2O का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ड्यूटेरियम से आप हैवी वाटर बनाते हैं, D2O का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, D2O। ठीक है, भारी जल जिसे कहते हैं हिंदी में, हैवी वाटर। ड्यूटेरियम को D से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, D2O बोलते हैं, जैसे H2O को प्रोटियम को S से डिनोट करते हैं, वैसे ड्यूटेरियम को D से डिनोट कर देते हैं, इसलिए लिखा जाता है D2O। D2O, H2O मतलब पानी और D2O मतलब हैवी वाटर, भारी जल, जिसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो इसका समस्थानिक है, आइसोटोप है, वो है ट्राइटियम। ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर 1 है जबकि एटॉमिक मास 3 दिखा रहा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। जब निकालोगे तो एटॉमिक मास 3 निकलेगा, 2 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन, 2 और 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार जब हम हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं तो वो निकलता हाइड्रा प्लस जन। हाइड्रो से बना हाइड्रा, हाइड्रा मतलब होता है वाटर अर्थात पानी, और जन मतलब उत्पन्न करना या जनरेट करने वाला। ठीक है, तो हाइड्रा जनरेट करने वाले को हाइड्रोजन बोलते हैं, अर्थात पानी उत्पन्न करने वाले को हम हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ACF रेंजर में जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था वो क्या था। आपका क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन के समस्थानिकों में भिन्नता होती है। ठीक है, जैसे कि आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। पहला, समस्थानिकों के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में, समस्थानिकों के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में, समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, सभी समस्थानिकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, या इनमें से कोई नहीं। आइसोटोप्स, इंग्लिश में पढ़ देता हूं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ आइसोटोप्स, number of proton in the nucleus of isotopes, number of electron in the isotopes, number of proton and neutron are same in all isotopes, या none of the above, या none of this, है ना। तो इसका आंसर होगा आपका ए। समस्थानिक, जब हाइड्रोजन के जब समस्थानिक अर्थात आइसोटोप्स बनते हैं तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक ही हैं। देखें जैसे आपका प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, ड्राइट्रियम में ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, जबकि ट्राइटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर 1 आएगा। कितना सरल है, आसानी से आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हिस्ट्री देखते हैं। अब हाइड्रोजन का नामकरण कैसे हुआ। सर्वप्रथम सन 1692 में 1672 में बॉयल ने, ठीक है, फेरस, आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराई, रिएक्शन कराया और अज्वलनशील गैस, इनफ्लेमेबल गैस एकत्रित किया, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन कहा। मतलब हाइड्रोजन अभी नामकरण नहीं हुआ, जिसने उन्होंने एक गैस एकत्रित किया, वो गैस कुछ होगा, बाद में उसका नामकरण किया गया, बाद में बताऊंगा। अब देखिए केवेंडिश, अब केवेंडिश ने सन 1766 में 1766 में इसके गुणों की खोज की, इसकी प्रॉपर्टीज की डिस्कवरी की और इसे अज्वलनशील वायु कहा, नॉन कंबस्टिबल एयर कहा। ये जो नॉन कंबस्टिबल एयर केवेंडिश के द्वारा कहा गया, अज्वलनशील गैस कहा गया बॉयल के द्वारा, इनफ्लेमेबल गैस कहा गया। जबकि लेवोजियर, ठीक है, लेवोजियर ने बाद में इस गैस को हाइड्रोजन नाम दिया। क्या नाम दिया? हाइड्रोजन नाम दिया, जिसका अर्थ है जल उत्पादक अर्थात पानी उत्पन्न करने वाला। ठीक है, हाइड्रा
जनरेट करने वाला, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन है। ठीक है, भूपर पट्टी पर अर्थात अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है, यह लगभग भार में 0.9% है बाय मास। ठीक है, जबकि सूर्य में यह लगभग 90% है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। ठीक है, कौन कौन सी गैसें? हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है, तो हाइड्रोजन 90% होती है। समूह कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप के मेंबर को भी आपके एसीएफ रेंजर में दे चुका है, कुछ पुराने वीडियोस में पढ़ा चुका हूं। तो ये फर्स्ट ग्रुप अर्थात फर्स्ट ए का मेंबर है, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है, और जितने भी एल्कलाइन मेटल्स हैं अर्थात क्षारीय धातुएं हैं, उसमें हाइड्रोजन फर्स्ट में आता है। एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण कन्फिगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन 1 आसानी से दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये लिथियम के ऊपर आता है। ठीक है, S1 ग्रुप में इसका 1 इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में होता है, इसलिए S1 ग्रुप का मेंबर है, इसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा यह ग्रुप 17 का मेंबर है, अर्थात जिसे 7th A कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज भी लग सकता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन भी कर सकता है। गेन करके ये अपना स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 को ऑक्टेट कहते हैं, 2 जब रह जाएगा तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये इसका असामान्य व्यवहार है, एनोमलस बिहेवियर है कि ये फर्स्ट ए का मेंबर भी और 7th ए का मेंबर भी, अर्थात फर्स्ट ग्रुप का मेंबर भी और 7th ग्रुप का भी मेंबर भी है। ठीक है, इट हैज हाईली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब इसके पास प्रबल अपचायक गुण होता है। अपचयन करने का मतलब किसी लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से वो क्या कर देगा? रिप्लेस कर सकता है, उसके यौगिक से वो रिप्लेस करके अपना स्थान ले लेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। देखिए, हाइड्रोजन जो है वो ऑर्थो हाइड्रोजन भी मिलता है और पैरा हाइड्रोजन भी मिलता है। अब ये ऑर्थो और पैरा के बारे में भी दे देता है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन, ठीक है, देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपोजिट, देखिए प्रोटॉन तो एक ही दिशा में घूम रहा है ऑर्थो हाइड्रोजन में, ठीक है, लेकिन जो बाहरी कोर्स में अर्थात ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका रिवॉल्यूशन, उनका घूर्णन जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है नाभिक के सापेक्ष, तो ये कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोजन। लेकिन जहां पर प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, कहां? प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो विपरीत घूम ही रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के अपोजिट घूमता ही है, लेकिन प्रोटॉन भी, दोनों प्रोटॉन भी एक दूसरे के अपोजिट घूम रहे हैं, तो वो पैरा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। पूरा आपको विधि थ्योरी लिख कर नहीं बताऊंगा, केवल आपको केमिकल फॉर्मूले को ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, जब जिंक के बारीक चूर्ण में डाइल्यूट, मतलब थोड़ा सा फीका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का रिएक्शन कहलाते हैं, तो यह हाइड्रोजन को जिंक रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जिंक रिप्लेस कर देता है क्योंकि वो रिएक्टिविटी श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखाया हूं पुराने वीडियोस में, इसमें भी, इस वीडियो में भी मैंने अंत में शामिल कर रखे हैं कि मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिंक, तो उसको रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बन जाएगा। जेड के ऊपर 2+ और सल्फेट के ऊपर 2-, इस प्रकार जिंक सल्फेट बन सकता है। ठीक है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। ठीक है, एक थिसिल पनल है, यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब है, ये कोनिकल फ्लास्क है जिसमें जिंक के बुरादे, चूर्ण, पाउडर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। इसे हम हाइड्रोजन गैस एकत्र कर लेते हैं गैस जार में, जिसे इन्वर्टेड करके उल्टा करके एक पानी से भरे टब में हम रख दिए हैं। यहां पर ऊपर इकट्ठा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो जाएगा। यह हाइड्रोजन बनाने की। अब आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा इससे, तो टेक्निकल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? प्यूरिफिकेशन से क्वेश्चन पूछेगा, या तो जिंक और केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है, प्रोसेस नहीं पूछेगा, या तो प्यूरिफिकेशन कैसे होगा ये पूछेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, और जस्ता, जिंक की अभिक्रिया से प्राप्त हाइड्रोजन में आर्सिन, फॉस्फीन PH3, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 तथा जल वाष्प वाटर वेपर आदि की इंप्यूरिटी अपद्रव रहते हैं। इन्हों बारी बारी से हम कैसे हटाएंगे? इन अपद्रवों को अर्थात इंप्यूरिटीज को दूर करने के लिए हाइड्रोजन को नीचे दिए गए यू नलियों से, यू ट्यूब से क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, फ्लो कराते हैं, जिससे कि वो वहां पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं या रिप्लेस कर लिए जाते हैं। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, पहला देखिए, जब सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 से भरे सॉल्यूशन में, मतलब विलयन से भरे नली में ASS3 अर्थात आर्सिन गैस को प्रवाहित किया जाता है, आर्सिन को प्रवाहित किया जाता है, तो वो आर्सिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिससे कि वहां पर आर्सिन की ASS3 की अशुद्धि हट जाती है। PbNO3 लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन से भरी नली से जब किसको अवशोषित करती है, किसको एब्जॉर्ब करके खत्म करती है?
हाइड्रोजन सल्फाइड की इंप्योरिटी को खत्म करती है, H2S की इंप्योरिटी को एब्जॉर्ब करके खत्म कर देती है। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से भरी परख नली से गुजारा जाता है किसको, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो ये तीनों को खत्म कर देती है, इंप्योरिटीज को खत्म कर देती है। इसके अलावा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 से भरी नली में यू आकार की नली में यू ट्यूब से जब वाटर वेपर गुजारा जाता है तो वाटर वेपर वहां पर अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और वहां से इंप्योरिटी खत्म हो जाती है। ये चारों इंप्योरिटी जो हटाने के तरीके हैं इसको आपको याद करना, यही टेक्निकल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, यहां से आपका सर्वाधिक क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। एक क्वेश्चन आया भी है, आगे शामिल किया हूं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, फिजिकल और उपयोग को ज्यादा नहीं पूछता इसलिए उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा। सबसे पहला बोल रहा है ऑक्सीजन से क्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, मतलब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो क्या करेगा, बर्न होगा। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर, ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संयोग बहुत ही मंद अभिक्रिया होती है, स्लो रिएक्शन होता है। किंतु यदि 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो यह फास्ट रिएक्शन शो करता है। कौन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को जलाया जाए तो अत्यंत तीव्र विस्फोट हो जाता है और साथ ही वाटर वेपर भी निकलेगा, ठीक है। तो देखिए जिससे पानी बनाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन गैस को, भाई बायोटॉमिक है तो H2 लिखकर ही, अभी कभी हाइड्रोजन को H लिखकर रिएक्शन कराते देखे हो, नहीं देखे होगे, क्योंकि गैसेस हमेशा बायोटॉमिक होती है और H2 लिखकर ही और ऑक्सीजन को O2 लिखकर ही हम रिएक्शन करा सकते हैं। अब इसको बैलेंस करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ लिख दिया मैं हाइड्रोजन, यहाँ लिख दिया मैं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का आपका वैलेंसी 1, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन के नीचे 1 को नहीं लिखते है ना, तो 1 को हटा दिया। इस प्रकार एक दूसरे की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है, तो H2O बन गया। अब बैलेंस करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 दिखा रहा तो यहाँ सामने 2 लगा दी, इससे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, तो यहाँ पर हमको बैलेंस करना पड़ेगा। इस प्रकार 2H2 प्लस O2 बनाकर 2H2O बन गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर इक्वेशन में दिखाया गया और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट भी होगा। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी बोल रहा है नाइट्रोजन से क्रिया, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और उच्च दाब हाई प्रेशर लगभग 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उत्प्रेरक कैटलिस्ट आयरन तथा मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से संयोग कराते हैं। रिएक्शन कराने पर अमोनिया गैस बनती है, NH3 बनता है। अमोनिया के सिंथेसिस की विधि को हैबर प्रोसेस बोलते हैं, याद रखना। N2 प्लस 3H2 एज अ प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट आयरन और मॉलिब्डेनम, ठीक है, 2NH3, 2 टाइम्स अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हमको यहाँ पर मिल गए, उष्मा हीट यहाँ पर जनरेट होगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए 2 एरोहेड लगा दिया हूँ। वैसे तो एरोहेड को ऐसा बनाना चाहिए लेकिन यहाँ पर मिल नहीं रहा था तो ऐसे बना दिया हूँ मैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रोसेस है आपका कार्बन से क्रिया, रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ क्रिया करके वो कार्बाइड्स बना देता है, जैसे कि आपका मीथेन, इथेन, इथाइल है ना। तो वो क्या बना रहा है यहाँ पर, कैसा वाला, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स बना रहा है। क्या बना है, हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर रहा है। कार्बन का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर CH4 मिला 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो ये फॉर्म कर रहा है मीथेन। एक कार्बन को मेथ और ANE से बना, एल्केन से बना इसलिए ANE लगा दिया, तो मेथ एन, तो मेथेन इसका नाम हो गया, ठीक है। जैसे वैसे ही 2 कार्बन को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए 500 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो इथाइन बना। इथाइन को हम एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं। उसी को YNE ग्रुप को, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, जब हम इसका C2H2 का बॉन्डिंग करेंगे तो हमको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, एक कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन दिया है C2H2 के लिए। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। इसके 4 इलेक्ट्रॉनों को हम इस प्रकार लिख दिए, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। वैसे इसके 4 इलेक्ट्रॉनों को अंतिम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं उनको हम लिखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए, एक हाइड्रोजन इधर दे दिए, जितना बराबर देना पड़ता है। इस हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन को गोले से शो किया। यहाँ पर हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, तो बॉन्ड बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड, साझा बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर स्टेबल हो गया। कार्बन को 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड ऑलरेडी बना है, 1, 2 और 3 बॉन्ड शेयरिंग किया। इस कार्बन में भी 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहां से बना लिया, किससे, इस हाइड्रोजन से, तो यहां पर बना ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड, जहां पर 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये ट्रिपल बॉन्ड को YNE बोलते हैं,
एल्काइन बोलते हैं ALKYNE, YNE ग्रुप, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जबकि मीथेन ANE जो ग्रुप होता है जो कि एल्केन से बना, ALKANE से बना, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मीथेन और एथाइन अर्थात एसिटिलीन गैस जिसे बोलते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, वो फॉर्म में होता है। अब देखते हैं चौथा केमिकल प्रॉपर्टी, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन विथ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके मेथनॉल बनाता है। मेथनॉल अर्थात मेथिल अल्कोहल बोलेंगे सामान्य नाम में, METHYL, एल्किल से बना मेथिल, और अल्कोहल ALCHOOL, है ना, अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल अर्थात मेथनॉल का फॉर्म होगा। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन होता है और CH3OH अर्थात मेथनॉल अर्थात मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा। ये IUPAC नेम है और ये साधारण नाम है। अब देखते हैं पांचवा रिएक्शन आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस से हैलोजन तत्वों से क्रिया, हैलोजन से क्रिया करके, रिएक्शंस विथ हैलोजन्स। बेसिक फॉर्मूला होता है HX, यहाँ पर H हाइड्रोजन को शो करता है और X हैलोजन को। हैलोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एसिड बनाता है क्या, फ्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड और ब्रोमिक एसिड का निर्माण करता है हाइड्रोजन गैस फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि दोनों का वैलेंसी एक एक है तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसलिए HF लिखाएगा और 2 टाइम्स HF लिखाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इन डार्क में ये रिएक्शन होता है। वैसे ही क्लोरीन से क्रिया करके ये लाइट रिएक्शन होता है, सनलाइट में होता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। वैसे ही ब्रोमिक एसिड भी फॉर्म होता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत धनात्मक तत्वों से क्रिया, रिएक्शंस विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फॉर्म हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे कि कैल्शियम जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, जिसकी इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण इसके ऊपर +2 चार्ज लगता है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्म करता है। वैसे ही कैल्शियम हाइड्राइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH2, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है इसलिए OH के नीचे 2 है, हाइड्रोक्साइड का 1 है, -1 लगता है इसलिए कैल्शियम 1 बार है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ और साथ ही हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। अब देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अपचायक गुण, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अपचयन अर्थात रिडक्शन हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। रिडक्शन प्रोसेस, हाइड्रोजन एक प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसके लिए आवश्यक हाइड्रोजन स्वयं अथवा अन्य यौगिकों अदर कंपाउंड से अभिक्रिया से ही उत्पन्न नवजात नेसेंट हाइड्रोजन के रूप में प्राप्त हो जाती है। देखिए हम देखते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में पहला देखते हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइडों से मतलब मेटलिक ऑक्साइड से जब ये क्रिया करता है तो क्या होगा, तो उनके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर इनका अपचयन रिडक्शन हो जाता है, इनका रिडक्शन हो जाता है मेटलिक ऑक्साइड पर। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड जिसे हम बोल सकते हैं CuO, इस पर हाइड्रोजन गैस फ्लो कराने पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर के कंपेरिजन में हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है तो इसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर कॉपर मेटल अलग हो जाएगा और वाटर यहाँ पर फॉर्म होगा। हमेशा जल बनता है जब भी किसी मेटलिक ऑक्साइड से क्रिया होती है, ठीक है। इसी प्रकार फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 के साथ हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराते हैं तो फेरस अलग हो जाएगा और वाटर बनेगा, ठीक है। जबकि धात्विक क्लोराइडों से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद द मेटलिक क्लोराइड्स, तो सिल्वर क्लोराइड है ना से रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस का सिल्वर अलग हो जाएगा, और क्योंकि हाइड्रोजन सिल्वर के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, वो अपना स्थान ले लेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। जब भी किसी क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो हमेशा एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। और जब भी किसी मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन होगा तो हमेशा वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। वैसे ही फेरिक क्लोराइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर है ना, तो क्या बनेगा, यहाँ पर H2 है ना, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में तो फेरिक डाइक्लोराइड बनेगा और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके ACF रेंजर में क्या आया हुआ था, देखिए, हाइड्रोजन अपचयित नहीं करेगा, हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, किसे रिड्यूस नहीं करेगा, तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड को, तप्त फेरिक ऑक्साइड को, तप्त स्टेनिक ऑक्साइड को, तप्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, इनमें से कोई नहीं। हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड, हीटेड फेरिक ऑक्साइड, हीटेड स्टेनिक ऑक्साइड,
हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड या नन ऑफ द अबव। तो किसको नहीं रिड्यूस करेगा? हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। कारण देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे CuO, फेरिक ऑक्साइड के लिए Fe3O4, हीटेड स्टेनलेस ऑक्साइड के लिए SnO2 और हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए Al2O3, है ना। और इन सबको किसको वो रेड्यूस नहीं करेगा? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। देखिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अब दिखाई देता हूं मैं, इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप ध्यान से देखिए। इसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव दिखा रहा है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, फेरस, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, अर्जेंटाइट, ऑरेट, प्लेटिनम सबसे लेस रिएक्टिव है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर सभी रिएक्टिव मेटल, लेकिन एल्यूमिनियम सबसे ऊपर है, कार्बन के ऊपर है। कार्बन तो चलेगा, लेकिन जो एलिमेंट्स कार्बन के ऊपर हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, मोस्ट रिएक्टिव है बोलना चाहिए, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और वो आसानी से दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, लेकिन हाइड्रोजन उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन गैस के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन की भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो ये हाइड्रोजन इस एल्यूमिनियम को रिप्लेस नहीं कर पाता, तो रिप्लेस ही नहीं कर पाया तो वाटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल का ऑक्साइड है। जब भी मेटल का ऑक्साइड है तो वाटर फॉर्म होता है और साथ ही मेटल अलग निकल जाता है, तो मेटल यहाँ से अलग नहीं निकल पाता। जबकि बाकी केस में आपको दिखा चुका हूँ, जैसे कॉपर ऑक्साइड के लिए आपको दिखाया हूँ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के लिए CuO के लिए दिखाया हूँ, रिप्लेस कर दिया, आयरन ऑक्साइड को भी रिप्लेस कर दिया। वैसे स्टेनस भी इसके हाइड्रोजन के काफी करीब है, तो इसको रिप्लेस कर देता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में दिख रहा है आपको, काफी करीब है, इसलिए इसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये एल्यूमिनियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए यह हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। रिडक्शन मतलब उसको रिप्लेस करके अपना जगह ले लेगा और उस मेटल को अलग कर देगा, हटा देगा, और एक वाटर के मॉलिक्यूल बना लेगा मेटलिक ऑक्साइड के साथ क्रिएट करके। इसलिए मेटलिक ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम को वो क्या रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर आएगा तप्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। सबका संबंध किससे है? इस रिएक्टिविटी सीरीज से। इसको रटना ही है, सब में काम आएगा, आपको बता चुका हूं कि ये सब में काम आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 8वां बिंदु की ओर। हाइड्रोजनीकरण अर्थात हाइड्रोजनेशन, सूक्ष्म विभाजित चूर्ण, जिसे हम निकल पाउडर बोलेंगे, की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त होकर कनेक्ट होकर हाइड्रोजन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में। क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, मतलब YNE डबल ट्रिपल बॉन्ड और ENE डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मतलब ANE, ये सिंगल बॉन्ड जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और ये दोनों जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। मतलब एसिटिलीन, जिसे हम इथाइन बोलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एज अ प्रेजेंट ऑफ निकल पाउडर एथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके फिर से वो बदल जाएगा इथेन में, ANE में, मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अब देखते हैं वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एज अ प्रेजेंट ऑफ निकल वनस्पति घी, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी याद रखना, आपको ये भी पूछ सकता है। अब देखते हैं लास्ट बिंदुओं की ओर चलते हैं, हाइड्रोजन के उपयोग, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हल्की होने के कारण पहले ये गुब्बारों और वायुयानों में भरा जाता था एज अ फ्यूल, परंतु ये ज्वलनशील होने के कारण, ये ज्वलनशील है पर जलने में सहायक नहीं है। ज्वलनशील होने के कारण इसके स्थान पर आजकल हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण भरते हैं, जिसमें से हीलियम 85% और हाइड्रोजन 15% को उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक है, खासकर मेटलिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। गैसीय ईंधन है, गैसियस एज ए गैसियस फ्यूल इसे हम यूज करते हैं, जैसे कि कोल गैस, वाटर गैस और ऑयल गैस। एक वीडियो बना है कोल गैस, वाटर गैस, ऑयल गैस में, जिसमें आपका हाइड्रोजन यूज होता ही है। मेथनॉल CH3OH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और अमोनिया के फॉर्मेशन में लेबोरेटरी मेथड में इसका उपयोग हम करते हैं हाइड्रोजन गैस का। इसके अलावा कांच उद्योग में कांच को धीरे धीरे ठंडा करने में, स्लोली कूलिंग ऑफ ग्लास, इसके लिए भी हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? यह ज्वलनशील है पर जलने में सहायक नहीं है। ये बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकता, ज्वलनशील जरूर है लेकिन जलने में सहायक नहीं है, बिना ऑक्सीजन के जल नहीं पाएगा। लिटमस के प्रति उदासीन है, मतलब लिटमस पर कोई भी रिएक्शन नहीं करता, ये न्यूट्रल हो जाता है। चलिए देखते हैं, पानी में यह बहुत कम विलेय है, अर्थात इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, मतलब कम विलेय है, ज़्यादा विलेय नहीं है, डिजॉल्व ज़्यादा नहीं हो सकता, घुल ज़्यादा नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा इसका स्पेसिफिक हीट
जो कि विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है हिंदी में, वो इसका 3.4 है। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ज़्यादा यूज और फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देना है क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे तीनों क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़ सकते हैं। तीनों क्लास में जुड़ने के लिए आप 7470999978 पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। इसके अलावा मैंने ACF रेंजर CGPSC के मैथ की पूरी क्लासेस खत्म करा चुकी हैं, सिलेबस खत्म करा दिया है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी खत्म करा दिया है। सबके आपको PDF साथ में दिए जाएंगे। आप यदि अभी क्लास ज्वाइन करते तो सब क्लासेस, सभी वीडियोस और सबके PDF एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगले 1 महीने में आप पढ़कर उसे खत्म भी कर सकते हैं। सब में मैं क्वेश्चन शामिल करता हूं, हर एक क्वेश्चन को दिखाता हूं। आप यदि मेरी हिंदी और छत्तीसगढ़ी की भी क्लासेस लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा फायदा होगा। वो आपके बाकी CGPSC प्री के एग्जाम के लिए भी दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं। CGPSC प्री के अकॉर्डिंग भी क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी और छत्तीसगढ़ी आपको कराऊंगा सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर को मैं अभी चालू नहीं किया हूँ, कुछ समय में चालू करने का है। ठीक है, तो आप यदि मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं और मुझसे पेड क्लास में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे क्या, बाकी की डिटेल्स मैं आपको इसमें दे दूंगा। इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आप लक्ष्य वित्त भावेश गजपाल लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पर मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।